हुआ क्या कि आगे के पढ़ते गए, पीछे की चीजें भूलते गए, और फिर जब मिलते हैं तब कहते हैं सर मैं बहुत पढ़ा था। पढ़ तो पूरी दुनिया रही है भाई, सिलेक्शन हर कोई थोड़ी हो रहा है सेलेक्ट। हम फिजिक्स के क्वेश्चन नए अप्रोच नहीं कर पाए उसमें। माइल्ड स्टोन में क्या था कि थोड़े रिलेट कर जाते थे, थोड़े इजी पेपर थे, लेकिन जैसे ही AITS का पेपर थोड़ा सा टफ हुआ हम नहीं कर पाए। मतलब फिजिक्स में अप्रोच ही नहीं कर पाते नए क्वेश्चन को करने के लिए। तुम सिर्फ लेक्चर को मूवी की तरह देखने आए हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तुम देख रहे हो कि इस मास्टर को भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपने स्टार्टिंग में मान लो फिजिक्स उठा ली और आपका मान लो थोड़ा सा ऊपर नीचे था, और फिजिक्स का भी हार्ड क्वेश्चन उठा लिया और उलझ गए उसमें, आप बायो के क्वेश्चन गलत करके आओगे, गारंटी है मेरी। सर अगर टारगेट बना करके पढ़ भी रहे हैं तो फिर आज ये करना है बना लिए टारगेट, फिर उसमें से फिर भी बच जा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करें? टारगेट हमेशा 100% एक दिन में अचीव नहीं होगा बेटा। क्या हालचाल है? क्या हालचाल है? नहीं है। दिल में दर्द, आंखों में गम है, और सिलेबस ज्यादा और टाइम यही हाल है सबके। कोई पॉकेट डायरी मेंटेन करता है क्या? कभी आप एक बड़े मेडिकल स्टोर पे गए हो, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर, वहां पे एक बंदा सिर्फ इसलिए होता है कि वो लिख रहा होता है कि कौन कौन सी दवाइयां खत्म हो गई और कौन कौन सी लानी है। आपका सिलेबस उस बड़े से मेडिकल स्टोर से कम तो नहीं है ना, ज्यादा ही होगा ना। तो फिर आप इतनी बड़ी लापरवाही कर कैसे सकते हो भाई? जो बच्चा टॉप करता है ना, जो अच्छा करता है, वो हमेशा चीजों को मैनेज करके चलता है भाई। उसके पास हमेशा एक डायरी होती है छोटी सी। हमें कितना आता है वो पता नहीं है, पर हमें क्या नहीं आता है, चीजें बहुत मैनेज तरीके से चल रही कि नहीं चल रही हैं, वो कौन बताएगा आपको? वो डायरी बताएगी। एक छोटी सी डायरी अगर आप मैनेज करते हो, उस डायरी में क्या क्या करना होगा। इससे पहले कोई मैनेज करता था भाई? अभी तक किसने मैनेज करी? अरे जवाब दो भाई, अब जवाब देने का टाइम आया है। मैनेज करी क्या? तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करनी है दोस्त, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि कुछ भी पढ़ गए, नहीं भी समझ आया तो गाने लिख के आ गए। एग्जामिनर का मूड ठीक हुआ तो कुछ तो मार्क्स दे ही देगा भाई। या तुझे सब कुछ आते हुए अगर तूने गोला भरने में भी अगर गलती कर दी तो माइनस में मार्क्स आएगा। ये खेल अलग है दोस्त। एक छोटे से डायरी मेंटेन करिए, और आपका पूरा लेखा जोखा होना चाहिए रोजाना का। अभी तक आपने जो गलतियां करी कर ली भाई, उस डायरी के अंदर आपको कैसे पढ़ना होगा ये बहुत मदद करेगी भाई। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं, बहुत कम समय लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस डायरी को मेंटेन करने में। अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि आप किसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो। जैसे आप कार्य ऊर्जा शक्ति को पढ़ने गए, कैसे पढ़ते हो इसको भाई? कार्य ऊर्जा शक्ति, पहले बात तो जब आपने डायरी बनाई तो उस डायरी में आपको पता होना चाहिए कि आज के आपके टारगेट क्या है, क्या पढ़ना है, क्या आपको रिवीजन करना है, साथ में रिवीजन भी करना है। अब कुछ बच्चे तो कहां से नहीं निकल पाते, मेरा तो बैकलॉग है भाई, उसी में रो रहे हैं। बैकलॉग से ही नहीं निकल पा रहे, उसका सदमे में 6 महीने गुजार दिया। बचे 6 महीने, इतने में वो आगे का पढ़ेंगे, पीछे का भूल जाएंगे। मेहनत तो उन्होंने फुल करी, बैकलॉग भी उन्होंने निकाला भाई, 8-8 घंटे 6-6 घंटे पढ़ लिए कभी, पर मैनेजमेंट बड़ा गंदा था उनका भाई। तो हुआ क्या कि आगे के पढ़ते गए, पीछे की चीजें भूलते गए, और फिर अंत में मिला क्या? खत्म। और फिर जब मिलते हैं तब कहते हैं सर मैं बहुत पढ़ा था। पढ़ तो पूरी दुनिया रही है भाई, सिलेक्शन हर कोई थोड़ी हो रहा है। सेलेक्ट वही हो रहा है जो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चीजों को चल रहा है। आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो, कोई मान लो आपको रिवीजन करना है, आपके 6 चैप्टर हो गए किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो कि पहले मैं पहला चैप्टर पढ़ूंगा, फिर दूसरा पढ़ूंगा रिवीजन के लिए? मुझे लगता है कि टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, फिर चैप्टर वाइज भी नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? कार्य ऊर्जा शक्ति, तो क्या कार्य ऊर्जा शक्ति पूरा नील बटा सन्नाटा है, या कुछ तो आता होगा? अरे कुछ तो आता होगा ना। तुम लोग कहते हो कि मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं,
आप जो आता है उसी को पढ़ के चल जाओगे, मार्क्स इंक्रीज होंगे ही नहीं भाई। वो तो तुझे आता ही था ना, जो नहीं आता था उसको करके जाएगा तब जाके तेरे मार्क्स इंक्रीज होंगे भाई। कार्य ऊर्जा शक्ति आप अगर पढ़ने बैठे हो तो आपको क्या करना है, इसके सारे टॉपिक लिख दीजिए जो मेन मेन है। जैसे कार्य हो गया, फिर कार्य हो गया नियत बल का कार्य, फिर परिवर्ती बल का कार्य। जो लैंग्वेज तुझे समझ आ जाए, रंगोली बनाने मत बैठ जाना सजा सजा के रीले बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है भाई। आपने सारे टॉपिक लिख दिए हैं, नियत बल, परिवर्ती बल, उसके बाद फिर मान लो ऊर्जा आ गया, संरक्षी बल आ गया। जो भी टॉपिक आपको एक बार में याद हो जाए या देख के लिख लो। अब इनमें छांटो कि आपको कौन सा आता है, उसको टिक कर दो, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता। ऊर्जा नहीं आता तो ऊर्जा को पूरा पढ़िए और ऊर्जा के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप लगाइए, तब जाके आपका कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर अच्छा होगा भाई। ऐसा थोड़ी कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर करने चले गए और फिर क्या हुआ कि जैसे क्वेश्चन करने बैठे, जो टॉपिक हमें आता था उसका क्वेश्चन क्या बड़ा अच्छा लग रहा है, जो क्वेश्चन नहीं मिले उसको छोड़ देता हूं, अगली बार करूंगा। वो अगली बार कभी नहीं आता है, वो अगली बार आएगा भी नहीं कभी भी भाई। हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में टॉपिक वाइज पढ़िए। आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने चैप्टर आते हैं और उन चैप्टर में भी आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है, उसको रिवीजन में साथ लेकर चलिए आज से। और हर दिन का पूरा प्लान होना चाहिए उस डायरी के अंदर आपके पास कि आज मैंने ये किया, यहां पर समय बर्बाद किया। क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो कि कोई एक जना डंडा लेके आपके पीछे दौड़ता रहेगा कि बेटा ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर। सिलेक्शन चाहिए तो, और नहीं चाहिए आपको लोगों को दिखाना है कि हम तैयारी कर रहे साहब, तो फिर वो बात अलग। क्लियर है? तो उस डायरी को मेंटेन करिए और डायरी में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। डायरी में सिंपल सब्जेक्ट का नाम लिख लो कि साहब ये फिजिक्स है, और फिजिक्स में जिस हिसाब से अभी चल रहा है, मान लो 6 या 7 चैप्टर हो गए, जो भी हुए होंगे मुझे नहीं पता भाई, आपके 7 चैप्टर आपके हो गए हैं। अब इन 7 चैप्टर में आपको, जैसे आज आपको पढ़ना है कुछ भी, क्लास के नोट्स आपने रिवाइज कर लिए, वो लिख लिया, नोट्स रिवाइज कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, कितने क्वेश्चन आपने करे हैं। अब साथ में बेटा आपको रिवीजन का भी साथ में लेकर चलना है ना भाई, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि यूनिट डायमेंशन हमने 1 महीने बाद या 2 महीने पहले पढ़ा था और उसको अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, आपको कितना ही अच्छे से आता हो आप भूल जाओगे। ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। अगर हम 2 साल 3 साल नहीं पढ़ाएंगे ना, अरे 2 साल बहुत दूर की बात है, साल भर अगर किसी एक चैप्टर को छोड़ दिया किसी भी टीचर ने, अगले साल उसको भी पढ़ाने के लिए फिर पढ़ना पड़ जाएगा। पर हमारे साथ क्या होता है, हम एक ही चैप्टर को पता नहीं कितने बैच में कितनी बार पढ़ा देते हैं, तो हम नहीं भूलते, हमारा रिवीजन ऑटोमेटिक होता रहता है। पर तुम्हें तो करना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? मुझे लगता है कि यार ये डायरी आपको मेंटेन करनी चाहिए, ये बताएगी आपको, आपके साथ चलेगी, आपके हर नक्शे कदम में आपका साथ देगी और आपको बताती रहेगी कि भाई तुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। सारी चीजें आप मेंटेन करके चलिए। थोड़े दिन आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ आउटपुट तो आ नहीं रहा। अब ऐसा नहीं मैं आज बता के गया हूं और कल से आपके मार्क्स 500 आते थे 600 हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अगर आज आपको कुछ बोल के जाऊं, हो सकता है आप कल से 10 घंटे पढ़ रहे थे और 15 घंटे पढ़ लो, ऐसा हो सकता है, वो इंस्टेंट प्रोसेस है। पर आपके मार्क्स जो बढ़ेंगे वो सडनली इंक्रीज नहीं होंगे, वो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। डे बाय डे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते जाओगे, अपनी कमियों पे काम करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, और आज के 2 महीने या 3 महीने बाद आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। 1 महीने बाद भी इसका रिजल्ट दिखेगा, इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता हूं भाई। क्योंकि जो परमानेंट रिजल्ट आता है ना, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। इंस्टेंट जो भी रिजल्ट आते हैं ना, वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है भाई। आपने कोई शॉर्टकट अपनाया हो और उससे आपको रिजल्ट मिल गया, वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा। स्लो रेस, कछुए और खरगोश वाली कहानी, वो तो सभी जानते हैं ना भाई। अब उसको सुनाने से कोई मतलब है नहीं भाई। बात यह है कि थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाओ। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो भाई? आपके पढ़ने का टाइमिंग क्या है? मतलब
अगर मैं इस बालक से बात करूं तो ये कहेगा सर मेरे को तो दिन में, आपका सबका बेच शाम का है शायद, सुबह कितने बजे उठते हो? और मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे या तो रेंट पे रहते होंगे, है ना? कोई परेशान करने वाला वाली है नहीं है? अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। 1 साल की तो बात है भाई, है ना? फिर पैदा किसके लिए हुए? अरे मुझे पता है उसी के लिए हुए हो। कितने बजे उठते हो? 5 बजे, 7 बजे? तो 7 बजे क्यों उठना है दोस्त? 9 बजे उठा कर, इतना जल्दी उठ के क्या करना है? आप देखिए, आपका क्लासेस का टाइम है कितने बजे का? मतलब शाम का, इवनिंग का टाइम है ना, 2:30 बजे का, 2 बजे का, 1 बजे का टाइम है भाई। अब मान लो कि आप सुबह 4 बजे उठते हो, आपने कभी टीचर की क्लास में कुछ चीजें ऑब्जर्व करी हो या नहीं करी हो, मुझे नहीं पता, आपको शायद 13 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, किसी को ज्यादा हो सकता है। मतलब मिनिमम अगर मैं बात करूं 12th क्लास आप पास कर लिए हो और 1 ड्रॉप हो या 2 ड्रॉप हो, वो LKG UKG HKG में गिन नहीं रहा हूं आपके, आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी हो। ऑब्जर्वेशन पावर एक डॉक्टर का बहुत अच्छा होता है भाई। आपने टीचर को अगर देखा हो कि वो 1 घंटे की क्लास ले किसी दिन, और किसी दिन वो रेगुलर 2 घंटे की क्लास ले, आउटपुट वो 3 घंटे का पढ़ा जाता है। अगर मैंने ये चीजें ऑब्जर्व करी है, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व करी है। मैं किसी क्लास को अगर मान लो 1.5 घंटे लेता हूं और उसी क्लास को मैं 2 घंटे पढ़ाता हूं ना, मैं 2 घंटे के टाइम में 3 घंटे पढ़ा जाता हूं और बच्चे को पता भी नहीं चलता। समझाना क्या चाह रहा हूं पता है? कि आप पढ़ते हो भले ही 8 घंटे, पर आपका नॉन स्टॉप सिटिंग टाइम कितना है? आप 1 घंटे पढ़ते हो और उसके बाद फिर कुछ करने के लिए 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। ऐसा नहीं करना है भाई। आप अपना सिटिंग टाइम इंक्रीज करिए नॉन स्टॉप। मान लो कि आप सुबह उठने का प्रेफरेंस मैं क्यों दे रहा हूं भाई आपके लिए, उसका रीजन भी है। जब आप सो के उठते हो ना, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हो। 4 बजे अगर आप उठोगे तो नाना करते भी आप आराम से 8 बजे तक 4 घंटे नॉन स्टॉप, नो डिस्टरबेंस के साथ पढ़ सकते हो। और वो 4 घंटे को इस तरीके से लगाइए आप कि आउटपुट आपका मैक्सिमम आए। आप दिन में पढ़ने बैठ जाओगे, कोई इधर डिस्टर्ब कर रहा है, कोई दोस्त का कॉल आ गया, जो भी है, एनीथिंग, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। पर आप अगर 4 बजे उठते हो और नॉन स्टॉप आप जितना भी टाइम पढ़ सकते हो, 4 बजे के बाद हो सकता है एक बालक है जो आज के बाद 4 बजे उठे और वो 10 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ ले भाई, पढ़ सकता है। मैं कह रहा हूं उसके बाद तुझे पूरे दिन सिर्फ क्लास लेने के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस 4 से 10 बजे के टाइम को आप इस तरह से मैनेज करो भाई कि तुम्हें रिवीजन भी करना हो, तुम्हें होमवर्क भी करना हो, उस डायरी के हिसाब से अपने आप को मैनेज करके चलो। उसके बाद दिन भर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप जो जितने भी घंटे पढ़ रहे हो उसको कितने एफर्ट्स अपने डाल रहे हो मैक्सिमम आउटपुट के लिए, वो मैटर करता है। आपने सुना भी होगा कि एक बालक है जो यार 4 घंटे पढ़ के सेलेक्ट हो गया। हम यार 12-12 घंटे पढ़ते हैं, सेलेक्ट ही नहीं होते हैं। सिर्फ घंटे गिनने से सिलेक्शन थोड़ी होता है भाई। क्लियर है? हाँ या ना? और अपनी कमियों को देखो भाई, कैलकुलेशन में कोई। अच्छा, एक और बात जो मुझे आपसे करनी थी, जैसे फिजिक्स वाली क्लास में पढ़ते हो गया, पढ़ते हो ना? कैसे पढ़ते हो भाई? चलो पढ़ते हैं। F बराबर 3x² y ik प्लस 2z y k बल है।
कार्य निकालो। पढ़ते हैं मतलब पढ़ते हैं। अब क्या मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? कितने रजिस्टर है भाई फिजिक्स के अभी क्लास में सबके पास? एक या दो? दो वाले हाथ खड़ा करें। दो क्यों है आपके पास? एक का नोट्स बनाते हैं, दूसरे में पीपीटी का क्वेश्चन बनाते हैं। और रफ वर्क किस में करते हो? रफ तो पेपर में, रफ पेपर में। ओके ठीक है। हाँ, आपके पास कितने बेटा? दो। एक फेयर और एक रफ। रफ गुड। 3 है। हाँ। एक शॉर्ट नोट्स की, एक फेयर है और एक रफ है। रफ है। तुम्हें लगा कि मैं एक क्वेश्चन कराने आऊँ, वो क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, कर भी लेगा तभी तेरे से आंसर आएगा नहीं उसका। वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका वर्क डन आप तभी निकाल सकते हो या तो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म हो जो है नहीं वो, या फिर मुझे आपको डाटा देना पड़ेगा कि y का x के रूप में कुछ फंक्शन देना पड़ेगा, z का y का z के रूप में फंक्शन देना पड़ेगा। क्वेश्चन कराना मेरा था ही नहीं मुद्दा। मेरा मेन मुद्दा था कि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती होगी, वो कहते होंगे कि साहब हमसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जब आप कराते हो तब सब समझ आता है, पर जब हम करने बैठते हैं तब हमसे नहीं होते हैं। कितने जनों के साथ होता है? मैक्सिमम लोगों के साथ ही होता है। ज्यादा टाइम भी लगता होगा भाई, मुझे पता है भाई, ये होता होगा। और वो क्यों होता है उसका रीजन यही है, क्योंकि तुम सिर्फ लेक्चर को मूवी की तरह देखने आए हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तुम देख रहे हो कि इस मास्टर को भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं ये तो नहीं निपट जाएगा अभी, क्वेश्चन तो दे दिया इसने, मस्त एकदम। यही कर रहे हो ना? आपका मेन मोटिव ये नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया तो बस सर करेंगे हम देख लेंगे, नहीं। क्वेश्चन देने के बाद उस क्वेश्चन को करने लग जाओ। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो, समझ आ रही है बात, तो किस में करेगा? फेयर में करेगा। तो फिर तुम्हारे पास रजिस्टर नहीं है, किस में करोगे तुम? कह रहे हो ना कि सर अभी एक ही रजिस्टर है हमारे पास, तो एक प्रॉपर रफ रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन कोई सा भी हो उसका कैलकुलेशन प्रॉपर आपको ही करना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि कैलकुलेशन भी टीचर करके देगा, उस दिन आप सिलेक्शन का सोचना मत अपने दिमाग में कि फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तुझे कंसेप्ट आते हुए भी क्वेश्चन गलत करके आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से। या तो मैं कर दूंगा, वहां थोड़ी करने आऊंगा, कोई नहीं आएगा भाई वहां। इस बात के लिए आओ मत क्लास में कि समझ आता है, क्लास में क्वेश्चन सर कराते हैं तो सब हो जाते हैं सर हमसे। आप खुद ट्राई करिए भाई। और ये कैलकुलेशन छोटी छोटी दिक्कतें आपके पास होती हैं। जो नीट की तैयारी करता है, एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है, माइनस करना नहीं आ रहा है, भाई साहब घर पे इन पे काम करो, इन चीज़ों पे काम करो घर पे। समय है अभी, पर इतना भी नहीं है कि अब भी सोने के बाद आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब लग जाना है भाई। आपके मन में कभी भी डाउट आता है कि साहब कैलकुलेशन से नहीं हो रहा, तो वो आपका डाउट है, किसी टीचर के ऊपर डाउट मत करो, सिर्फ और सिर्फ उसको सॉल्व करो। कंसेप्ट समझा दिया ना, क्वेश्चन आपको ही करना है। फिर कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा हो तो फिर तकलीफ है भाई। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? और रफ रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करो भाई। अच्छा, इसके अलावा एक और डाउट होगा आपका, सारे डाउट मैं ही पूछ लूंगा कि आप भी पूछोगे कुछ? हाँ, जैसे कि टेस्ट पहले हो रहे थे, माइलस्टोन हमारा 2 हुआ पहले, माइलस्टोन 1 और माइलस्टोन 2। हाँ। फिर AITS आया, तो AITS का पेपर थोड़ा सा अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। तो उसमें जैसे नए नए क्वेश्चन आए, हम फिजिक्स के क्वेश्चन नए अप्रोच नहीं कर पाए उसमें। माइलस्टोन में क्या था कि थोड़े रिलेट कर जाते थे, थोड़े इजी पेपर थे, लेकिन जैसे ही AITS का पेपर थोड़ा सा टफ हुआ, हम नहीं कर पाए। मतलब फिजिक्स में अप्रोच ही नहीं कर पाते नए क्वेश्चन को करने के लिए, जब तक हम उस टाइप के क्वेश्चन, पुराने टाइप के। अप्रोचेबल कितने क्वेश्चन थे जो आपने सही कर दिए? ऐसे 15 बस। हाँ, AITS का पेपर तो मैंने भी देखा था यार। और गलत भी हो गए। नहीं, पर अप्रोचेबल 15 ही थे ऐसा तो नहीं था। नहीं, मतलब थोड़ा हाँ, सा। मैं समझ गया। पेपर ऐसा था
कि वो क्वेश्चन आपने अपने क्लास नोट्स में नहीं देखे होंगे। हाँ, जो एक बार भी नहीं देखा वो क्वेश्चन नहीं हो हाँ, पाते। एक बार में जो क्वेश्चन नहीं देखा वो नहीं होगा। ये ऐसा आपके साथ हो सकता है, पर ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? किसकी कमी की वजह से? प्रैक्टिस की कमी की वजह से। एक टीचर क्लास में 200 क्वेश्चन कराए या 500 क्वेश्चन कराए, पेपर आपको ऐसा ही मिलना चाहिए जिसमें क्लास से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन ना हो। अगर आप क्वेश्चन कम करके आए ना, आपसे क्वेश्चन की अप्रोच नहीं लगा पाए, तो आपको सीखने को मिलेगा उससे, उस पेपर से। पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप बढ़ाओगे ना, तब जाके आप अप्रोच सीख पाओगे बेटा। सर डीपीपी कितने भी हो क्वेश्चन आप जाते लगाते हो डीपीपी के? डीपीपी पूरी कर लेते हैं जिसमें से 10 से 11 कितने क्वेश्चन डीपीपी, होते हैं डीपीपी में? 120 समथिंग। एक चैप्टर में? हाँ। हाँ, और मॉड्यूल में होते हैं ऐसे ही, किसी में 100 होते हैं, किसी में 200, किसी में 300, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। फिर भी हमसे अप्रोच नहीं नहीं लग लग रहा। रहा। इसका मतलब क्या है कि हमें अब कुछ और अलग वैरायटी के क्वेश्चन करने की जरूरत है। अगर हमसे वो क्वेश्चन अप्रोच नहीं लग रहा, एक क्वेश्चन आपने ऐसा देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स वाला, हाँ। इसने तुम्हारी सिटी पीटी गुल कर दी होगी ना? यस सर। करी होगी ना? पर ये बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई, कुछ भी नहीं था इसमें। एक वर्नियर पैमाना था और एक मुख्य पैमाना था ना। और आप मानोगे नहीं, दोनों एक जैसे ही दिखते थे, तो हम पहचान नहीं पाए, है ना। अल्पतमांक पूछा था, विचारों ने कुछ भी नहीं पूछा। न्यूनतम मान पूछा था, अब इसके ऊपर रख दिया विचारों ने इसको। जैसे इसके ऊपर रखा तो ये तो हमें पता था कि ये तो एल है, हाँ, पर यार अगर ये आपका वर्नियर पैमाना है तो इसके तो ये रेखा मापन कर, ये तो मापन करेगी ये रेखा इसके दो, पर इसके लिए तो अब पैमाने की लाइन ये हो गई ना। अरे हाँ कि ना। तो इसके एक भाग का मान ये है भाई, इसके एक भाग का मान तो यही है एल, पर इस वाले के एक भाग का मान ये है, ये थीटा और ये एल है, तो ये था एल सेक थीटा। अब आधे कहेंगे ये एल सेक थीटा कहां से आ गया? कोस थीटा लगा दे बेटा, आधार बटे कर्ण, तो ये आ गया। फॉर्मूला तुम्हें पता है कि दोनों स्केल के न्यूनतम मान का अंतर देता है। सॉल्यूशन देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि आपको क्वेश्चन हो जाता कि नहीं होता? हाँ, ऐसे लगे लगा कि ना? इजी थे क्वेश्चन। मतलब बात ये है बेटा, आपको कुछ और क्वेश्चन ट्राई करने होंगे कुछ बुक्स से। सर टाइम ही तो नहीं मिल रहा है ना, अभी बहुत स्पीड में चल रहा है सिलेबस, और इस वजह से टेस्ट भी संडे टू संडे आ रहे हैं, तो अभी कल टेस्ट है हमारा फिर से। अच्छा, यही बात किसी बच्चे ने किया कि क्वेश्चन? अच्छा, आधों को तो अभी हवा ही नहीं लगी कि ये क्या बताया सर, है ना। एल सेक थीटा माइनस एल इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया तो भाई, अगर कर लेता तो मैं उससे पूछता कि भाई तूने टाइम को कैसे मैनेज किया। इस क्लास में से नहीं किया, पर हमारा कंपटीशन सिर्फ क्लास से थोड़ी है बेटा, हमारा कंपटीशन उस बच्चे से भी है जो 2026 में टॉप करेगा। वो भी अपना टाइम इन्हीं 24 घंटे से मैनेज कर रहा होगा। अब एक नजरिया ये भी हो सकता है कि यार कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपसे नए क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, पर क्या हमें वो AITS का पेपर जो भी हो रहा है वो सिखा के जा रहा है क्या? मार्क्स कम आना या ज़्यादा आना, अगर आपके पास बहुत सारी ये चीज़ें हैं कि हमारे पास टाइम कम है या वो है, पर क्या पेपर सिखाने वाला होना चाहिए कि नंबर ज़्यादा लाने वाला होना चाहिए? सिखाने वाला पेपर होना चाहिए हमेशा, ताकि अगर अगली बार हम एग्जाम में जब जाएं और इस वैरायटी का क्वेश्चन आ जाएगा तो वो तो छोड़ के नहीं आओगे, पर अगर मान लो कि इससे भी बढ़िया वैरायटी का क्वेश्चन आ गया तो हमें यह भी पता होगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन करके आना और कौन सा छोड़ के आना है। कितने नेगेटिव मार्किंग करते हो? पहली बार तो फर्स्ट माइलस्टोन में 7 हुई थी, फिर उसके बाद शायद 8 हो गई थी, फिर इस AITS में तो 20 हो गई थी। पेपर कैसा भी आए, जिस दिन आपने अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना सीख लिया ना, उस दिन आप बहुत सारे बच्चों से तो ऐसे ही आगे निकल जाओगे, मैक्सिमम लोगों से। इस क्लास में ऐसे भी होंगे जो 50 नेगेटिव मार्किंग कर रहे होंगे, हैं क्या? एक भी हाथ खड़ा नहीं करूंगा कि बेइज्जती हो जाएगी ना, है ना भाई? मुझे पता है भाई, 30-40 तो बहुत
नॉर्मल है, 30-40 होना बहुत नॉर्मल है आपके लिए। पर मुझे ये बताओ कि आपको किस बात का डर है जो आप टेस्ट देते हो? बेटा बैठ जाओ, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है कि या तो हो सकता है कि अब आप टाइम की बात कर दी, नहीं तो मैं आपसे बोलता कि आप कुछ अच्छी बुक्स को रेफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। पर उसके लिए आपका, अब आपने ये बात भी बोल दी साथ में कि सर हमारा पुराना भी हमें देखना है, तो हमें एक स्टेप, अगर एक लेवल ऊपर जाना है तो हमें पुरानी चीज़ों को पहले से ही मैनेज करके चलना है। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जिनसे हम हमारा लेवल बढ़ा सकते हैं, तो टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं कितना भी, यहाँ मेरे पास कोई मंत्र नहीं है जो मैं दे जाऊंगा और आपसे हो जाएगा। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ही ज़्यादा करने पड़ेंगे ताकि आपको डिफरेंट वैरायटी आए। और क्लास में पॉसिबल नहीं है, ये एक्सपेक्ट मत करो कि एक टीचर आएगा कोई भी, या मैं भी आ जाऊंगा तो मैं आपको सारी वैरायटी मैक्सिमम जो एग्जामिनर बनाना चाहता है वो भी मैं बना जाऊंगा। नहीं भाई, जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि इस कंसेप्ट को यहाँ से ऐसे यहाँ तक ले जाना है। अब सामने वाला कैसे पेपर बनाएगा, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं भाई, वही फॉर्मूला है, वही न्यूनतम मान इसका और इसका न्यूनतम मान का अंतर है। बस क्वेश्चन का स्केल बनाने का उसने नजरिया बदल दिया, उसने आपको घुमा दिया, आपका माइंड सेट ही चेंज हो गया क्वेश्चन को देखते ही कि यार ये क्या ट्राइंगल जैसे पैमाने दे दिए भाई, ऐसे पैमाने तो होते ही नहीं थे, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो ये तभी हो सकता है जब आप या तो कुछ अच्छी बुक रेफर कर लो, आपके पास समय, आप एच सी वर्मा रेफर कर लो। पर एच सी वर्मा में भी आपको एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, उसमें भी क्वेश्चन तो आपको ऐसा थोड़ी है कि जो AITS का पेपर आएगा उसमें वही सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नहीं, पेपर फिर भी डिफरेंट ही आएगा बेटा। पर ये टेस्ट में आपको क्या सीखना है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए लायक बना है और कौन सा आपको छोड़ के आना है। आज के बाद जब भी पेपर देने जाओ, ऐसे क्वेश्चन होते होंगे जो आपको आते होंगे, 10 क्वेश्चन तो होते होंगे, 20 होते होंगे किसी के लिए। भाई मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है ना, जो क्लास नोट्स पढ़ रहा है, चाहे भले वो यहां का एग्जाम हो या फिर आपका नीट वाला एग्जाम हो, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे 100% जो आपके क्लास नोट्स, DPP और आपने जो मॉड्यूल किया उससे कवर हो जाएगा। फिजिक्स की बात कर रहा हूं, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए उनका अप्रोच आप आराम से लगा पाओगे, पर वो ढूंढना आपको ही पड़ेगा। अब आप पहले ही क्वेश्चन में फंस गए, इसमें ऐसा नीट 2025 में हुआ, उसमें पहला ही क्वेश्चन खतरनाक था, पहले क्वेश्चन में आप उलझ गए तो आप आसान क्वेश्चन भी गलत करके आ जाओगे भाई। उन पेपर में उन क्वेश्चन को ढूंढिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा उसको छोड़ दो, करना ही नहीं उसको, क्योंकि आपका सिलेक्शन की बात हो या फिर रैंक की बात हो, 720 लाने की जरूरत नहीं है भाई। ये रिलेटिव एग्जाम है भाई, आपके पास वाले से कितना बेटर कर रहे हो उस बात का एग्जाम है। रिलेटिवली आप उससे कितना स्ट्रांग हो, मेंटलिटी भी, कंसेप्चुअली भी। क्लियर है? एग्जाम में जाइए और वो क्वेश्चन ढूंढिए जो आपके सिलेक्शन के लिए बने हैं। आपको कितना आता है वो भी मैटर नहीं करता है। एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा था भाई, मैं मेरी बात बताता हूं, एक क्वेश्चन उठा लिया, अब उस क्वेश्चन में एक हल्का सा माइनर मिस्टेक कर दिया किसी कैलकुलेशन में, और वो क्वेश्चन मैंने ईगो पे ले लिया भाई कि यार ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और मेरे से, मुझे तो बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए और बच्चों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। उस क्वेश्चन में 10 मिनट करता रहा, नहीं हुआ, और उसके चक्कर में आगे के 4 क्वेश्चन फिर गलत करे। फिर जब घर जाके देखा तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। यही बात तुम्हारे साथ भी होती है, हमारे साथ भी होती है, हम सब इंसान है भाई। कोई क्वेश्चन में अगर उलझ जाओ तो उसमें उलझना नहीं है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। पेपर को आप बहुत अच्छे से अटेंड करोगे ना, नेगेटिव मार्किंग भाई 0 कर ले। अगर आपको इतना भी डाउट है कि A नहीं B है या B नहीं A है, छोड़ के आ जा। और ये चीजें आप इन्हीं एग्जाम से सीखोगे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यहां तो मैं ना तुक्के भी मार लूंगा, वो भी कर लूंगा, और मेन एग्जाम में मैं माइनस मार्किंग करूंगा ही नहीं, सबसे ज्यादा तू ही करके आएगा। यहां नंबर ज्यादा लाने के चक्कर में मत पड़ भाई, यहां इस बात पे पढ़ कि माइनस मार्किंग नेगेटिव करी है, जितना मैं पढ़ के गया था वो सारे क्वेश्चन सही करके आया हूं।
नेगेटिव मार्किंग 0। और जितना मैं पढ़ के आया हूं, जैसे आपका सिलेबस है उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, फिजिक्स के माइनर टेस्ट है, मान लो वर्क पावर एनर्जी है, एनएलएम है। हो सकता है आपको लगता हो कभी कभी टेस्ट देने के टाइम कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टेस्ट देने जाऊं कि नहीं जाऊं। एनएलएम आ रहा था, डब्ल्यूपीई आ रहा था, सीओएम आ रहा था और रोटेशन आ रहा था। सर मैंने तो 2 ही चैप्टर करे हैं, क्या सर मैं टेस्ट स्किप कर दूं क्या सर? सर चल जाएगा ना सर, एक ही तो टेस्ट है, चल जाएगा क्या? चल जाएगा यार, 2 ही तो चैप्टर करे हैं, अगले टेस्ट में मैं क्या करूंगा भाई, सारे चैप्टर पढ़ के जाऊंगा? ऐसा होता है क्या भाई साहब? अगर आपने 2 ही चैप्टर करे हैं ना, तब भी आपको टेस्ट देने जाना है। टेस्ट ही सिखाता है आपको मेन कंपटीशन का खेल। तो इन चैप्टर के क्वेश्चन छुओ ही मत ना भाई, टेस्ट में मत छू भाई, पर टेस्ट देना है। और इन 2 चैप्टर में भी ऐसा थोड़ी यार बेवकूफ थोड़ी है तू कि तुझे कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ तो आता ही होगा भाई। कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस भी होते हैं भाई। टेस्ट कभी मत छोड़ो और टेस्ट को ऐसे दो भाई कि वो आपका मेन एग्जाम वाला टेस्ट हो, उसी प्रेशर के साथ। पर अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखे यार कि मुझे नंबर ज्यादा नहीं लाने, इस टेस्ट से सीखना है। क्या करना है? सीखना है। ये नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना सिखाएगा, एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना सिखाएगा, उस सारे एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चीजें आपके साथ हो सकती हैं उनको सिखाएगा। और घर आके नोट करो कि आपने ड्यूरिंग एग्जाम क्या क्या गलतियां करी। सिर्फ नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपने और क्या गलतियां करी। आप घबरा गए पेपर को देखते ही, या आपने पेपर को अटेंड करने का जो तरीका था कि मुझे बायो आती थी पर मैं फिजिक्स में चला गया। पहले सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका बायो था, बायो उठाना चाहिए था, मैं फिजिक्स से उठा लिया, तो पेपर वैसे ही निपट जाएगा तुम्हारा। अगर आपको फिजिक्स अच्छा नहीं था तो इजी से स्टार्ट करोगे तो आप स्टार्टिंग में जब बहुत अच्छा कर लोगे ना, मान लो 5 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन निपटा दिए बायो के, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, आप खेलोगे तगड़े तरीके से। और आपने स्टार्टिंग में मान लो फिजिक्स उठा लिया और आपका मान लो थोड़ा सा ऊपर नीचे था और फिजिक्स का भी हार्ड क्वेश्चन उठा लिया और उलझ गए उसमें, आप बायो के क्वेश्चन गलत करके आओगे, गारंटी है मेरी। आता हुआ क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सारा खेल माइंडसेट का है भाई। क्लियर है? किसी का कोई डाउट है? और सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हाँ, क्या हुआ? ये है कि मैं घर वाली नाराज है क्या? इतना कितना अलग है भाई, ये है वो मेरा भी क्वेश्चन। हैंडल कर लेंगे। जैसे सर मैं अपने फादर हैं जो मेरे, उनके साथ पहले से ही काफ़ी मिलजुल कर रहा था घर, तो थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट है मेरा। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकला तो थोड़ा अलग फील होता है। यहाँ वो बातें नहीं कर पाता मैं अपने फादर से, फ़ोन पे जो भी हो जाती है यहाँ से जाने के बाद करता हूँ डेली, लेकिन जो एक होता है पास रहने का वो हर टाइम दिमाग में, हाँ घर वो वाले चल दिमाग रहे में होते रहती हैं है कि मोस्टली। पिताजी ने खाना खाया, मम्मी ने खाना खाया कि नहीं खाया, तबीयत खराब हो गई होगी, या और भी बहुत सारी चीजें, बहुत अपर लेवल तक आप चीजों को सोच लेते होगे कि मेरे जाने के बाद घर पे चीजें गड़बड़ हो गई होगी। वही सर, ये इमोशनली कनेक्ट होता है। कितने जने बाहर से हैं भाई जो रह रहे हैं? तुम्हारे साथ भी होता है कि तुम घर वालों को चाहते ही नहीं हो, धक्के देके भेजाएगा तुम्हें? होता है कि नहीं होता? ये सबके साथ होता है भाई। नहीं सर, जैसे अभी हाँ। थोड़ा बीमार हो गए तो फादर, तो मुझे लगभग 2-3 दिन में से पढ़ाई भी नहीं हुई कि दिमाग में घर बहुत वाले बता देते हैं तुम्हें बीमार होते हैं तो? बोला कि हाँ दवा लेने के लिए जा रहा हूँ, तो वो हाँ ठीक होता है भाई। देख तो छोटी मोटी दिक्कत चलती रहती है साल भर, कभी बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, ये चलता रहता है। मैं भी 1 साल क्या है, मैं भी यहाँ प्रॉपर कोटा से नहीं हूँ भाई, मैं पास ही के कोई गांव से हूँ 30-40 किलोमीटर से। तो मैं भी कोटा 12th में आया था भाई। रोया भी होगा ना रूम में घर वालों को याद करके? मैं भी रोया था। हाँ, पर मुझे पता है आज क्या रियलाइज होता है। मैं 12th क्लास में पहली बार जब मैंने घर छोड़ा, मैंने कभी घर नहीं छोड़ा था भाई, मैंने 6 महीने तक सिर्फ ये रोना धोना ही किया था। और फिर जब समय निकल गया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे घर वाले वही हैं। जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं हम उन्हें ही कंट्रोल कर सकते हैं,
जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको सिर्फ हम सोच सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं यहाँ बैठा बैठा कुछ भी सोच लूँ, मैं अपने घर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा ना, यहाँ पे कर पाऊंगा क्या? मान लो पिताजी बीमार भी हो गए, पर मैं यहाँ कोटा इतनी दूर बैठा हूँ, क्या यहाँ से जैसे ही कॉल आया मैं उनको हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा क्या? नहीं। वहाँ की चीजें उन्हीं को मैनेज करनी है ना भाई। यस सर। और अगर तो ये सोचकर ये पूरा साल निकाल देगा ना, तो तुझे लास्ट में रियलाइज होगा कि यार कुछ नहीं हुआ, सोचता नहीं तो शायद कुछ अच्छा कर लेता भाई। इमोशनल सभी होते हैं भाई, पेरेंट्स के लिए, घर वालों के लिए, पर इमोशन को कंट्रोल में रखो भाई। इतना सा कर सकते हैं अपन, इससे ज्यादा नहीं कर सकते भाई। नहीं सर, जैसे इसको कोई ऐसा सजेशन जो सोचना थोड़ा कम सोचूं मैं जैसे उसके बारे में। मैंने तुझे मेरा खुद का एग्जाम्पल दे दिया भाई। नहीं कर सकते कंट्रोल हम मतलब मैं नहीं कर सकता, तू खुद कर सकता है। घर की मजबूरियां हैं कुछ? नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। आ गए बस ऐसा। नहीं, फर्स्ट टाइम आया। पर घर वालों की एक्सपेक्टेशन तो होगी भाई, यस सर। तो उन पे काम करो दोस्त, उन पे काम करो। और कभी याद आए तो बात कर लो यार, घर वालों से बात कर लो, पर ये मत सोचो इतना अपर लिमिट, अपर लेवल पे नहीं सोचना है कि यार मेरे जाने के बाद तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ऐसा सबके साथ होता है नॉर्मली, सबको घर वालों की याद आती है और रोए धोए भी होंगे, मुझे पता है भाई, बता नहीं रही है, सबके साथ होता है भाई। मस्ती के साथ पढ़ने पे ध्यान दो, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये सबके साथ है, तेरे साथ ही नहीं है। पेपर डिफिकल्ट आता है, सबके लिए आता है, और याद आती है तो सबको ही आती है। इनको तो किसी और की भी आती है भाई, तेरे को तो सिर्फ घर वालों की आती है। बैठ तू, लोड मत ले, मस्त रहे। और कोई है? हाँ बेटा। सर अगर टारगेट बना करके पढ़ भी रहे हैं तो फिर आज ये करना है, ये करना है, बना लिए टारगेट, फिर उसमें से फिर भी बच जा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करें? टारगेट हमेशा 100% एक दिन में अचीव नहीं होगा बेटा। मान लो कि आपने टारगेट बना के पढ़ भी लिए, जैसे आपने कोई डायरी मेंटेन करी, टारगेट बना के आप पढ़ भी रहे हो ना, पर 100% का कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको वर्क पावर एनर्जी करना है, अब वर्क पावर एनर्जी में आपको क्लास नोट्स में मान लो कि 200 क्वेश्चन करा दिया, डीपीपी में 100-150 क्वेश्चन हो गए, पर वो 100% का क्राइटेरिया नहीं है ना, क्वेश्चन तो उसके अलावा भी हैं। आप ये सोचिए कि आप अगर वर्क पावर एनर्जी को कर रहे हो तो आप 50 क्वेश्चन करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आपको 51वां क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। टारगेट सिंपल सा है कि आपको कंसेप्चुअली पढ़ना है चीजों को, और फिर भी आपका रह जाए तो उसको नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देना है। पर इससे ये होगा कि आप भले ही 100% अचीव नहीं कर पाए, पर आप 80-90% तो अचीव कर लोगे। क्लियर है? पर बिना टारगेट के अगर आप पढ़े तो आपको सच बता रहा हूं, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, क्या आपका इंपॉर्टेंट था आपके लिए और क्या आपका इंपॉर्टेंट नहीं था। हो सकता है कि आप वही चीजें बार बार पढ़ रहे हो जो आपको आती है। ऐसा होता है किसी के साथ? जो हमें आता है उसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। यस सर, उसको ज़्यादा पढ़ देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं उसी में। इससे बढ़िया है कि आपको यार ये तो करना पड़ेगा बेटा, ऐसा होता है। मतलब थोड़ा अलग ही पढ़ देते हैं। यस। और कोई टारगेट बना के तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, भले आपसे अचीव हो या नहीं हो। और कोई? बस भूख लग रही होगी भाई, घर जाना है ना? कोई डाउट नहीं है? आई थिंक मुझे लगता है क्लियर है सारे डाउट आपके। अब एक सबसे बड़ी जो मेरे को आपसे बात करनी थी वो यही थी भाई, कि थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। पढ़ पूरी दुनिया रही है, पर मुझे लगता है कि बहुत मैनेज